YouTube चैनल अमर सर IAS पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि योजना कैसे बनती है, सरकार का उस पर नियंत्रण कैसे रहता है, तो आज का जो वीडियो है वो संविधान सभा आज का जो विषय है वो है संविधान सभा। यानी संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन के संबंध में आज हम बताने जा रहे हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ इसके संदर्भ में विश्व में पहली बार इंग्लैंड के समानतावादी चिंतक हेनरी मेन, विश्व में पहली बार इंग्लैंड के समानतावादी चिंतक हेनरी मेन ने संविधान सभा के संबंध में प्रथम विचार दिए थे, जिसे अमेरिका तथा फ्रांस ने व्यवहारिक तौर पर अपनाया था। यानी इंग्लैंड के समानतावादी चिंतक हेनरी मेन ने संविधान सभा के संबंध में प्रथम विचार दिए थे और इस विचार को अमेरिका तथा फ्रांस ने व्यवहारिक तौर पर अपनाया था। तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में पहली बार, अब भारत के संदर्भ में देखते हैं। भारत के संदर्भ में पहली बार 1895 में स्वराज बिल में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के संबंध में अपना विचार प्रकट किया था। यानी भारत के संदर्भ में प्रथम बार 1895 में किसमें, स्वराज बिल में संविधान सभा के संदर्भ में पहली विचारधारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दी गई थी। तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में पहली बार हेनरी मेन के द्वारा, जो इंग्लैंड के समानतावादी चिंतक थे, संविधान सभा के संदर्भ में अपना पहला विचार व्यक्त किया कि संविधान सभा किस तरह से गठन हो और संविधान सभा के द्वारा किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया जाए, इस संदर्भ में। तो पहली बार व्यवहारिक तौर पर अमेरिका और फ्रांस दोनों ने अपनाया। उसके बाद भारत के संदर्भ में पहली बार 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज बिल में संविधान सभा के संदर्भ में पहला विचार दिया गया। उसके बाद आगे हम देखते हैं 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाई जाएगी। यानी गांधी ने क्या कहा कि भारत का संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छा के अनुसार की जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य संविधान सभा के संदर्भ में नहीं बोला, वो संविधान के संदर्भ में बोले कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार की जाएगी। यानी जो भारत का संविधान होगा उसमें भारतीय ही उसे बनाएंगे। तो गांधी जी ने 1922 में ये व्यक्त किया
कि भारत का संविधान का निर्माण भारतीय के इच्छा के अनुसार की जाएगी। पहली बार भारत के परिप्रेक्ष्य में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज बिल में संविधान सभा के संदर्भ में प्रस्ताव लिया गया। और दूसरी बार हम देखते हैं 1922 में गांधी जी के द्वारा संविधान के संदर्भ में कि भारत का संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार की जाएगी। अब देखते हैं 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा यानी 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। कब? 1924 में संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया। अब उसके बाद हम देखते हैं 1934 में एम एन रॉय के द्वारा औपचारिक तौर पर प्रथम बार संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया। किसके द्वारा? एम एन रॉय द्वारा। कब? 1934 में संविधान सभा के गठन के संबंध में प्रथम बार किसी भारतीय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन के संबंध में यदि प्रस्ताव रखा गया तो उस व्यक्ति का नाम था एम एन रॉय। यानी औपचारिक तौर पर प्रथम भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था वो कौन था? एम एन रॉय। और पहली बार किसी बिल में रखा गया तो वो कौन था? स्वराज बिल बाल गंगाधर तिलक का, जिसमें संविधान सभा के गठन के संबंध में चर्चा की गई थी। अब 1922 में देखें गांधी जी के द्वारा कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार संविधान का निर्माण होगा। उसके बाद देख रहे हैं स्वराज बिल। देखे 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा का गठन के संदर्भ में प्रस्ताव रखा गया। 1934 में एम एन रॉय के द्वारा संविधान सभा का गठन का से संबंधित प्रस्ताव को रखा गया। तो अब जो हम देखते हैं अगला जो है कि 1937 कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जे.एल. नेहरू के द्वारा किया गया। जे.एल. नेहरू। और फैजपुर है कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस का 1937 का फैजपुर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? फैजपुर अधिवेशन, जो महाराष्ट्र में हुई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और यह प्रथम अधिवेशन था जो ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित की गई थी। यानी कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यदि पूछा जाए ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ की गई थी तो फैजपुर कहाँ? महाराष्ट्र में। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इस अधिवेशन की सबसे प्रमुख विशेषता जो थी संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहली बार आया था तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन था। इस अधिवेशन में संविधान सभा के गठन से संबंधित प्रस्ताव आया था और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। और अगला अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का 1939 में। कब? 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। कहाँ? एमपी में है त्रिपुरी। यानी 1939 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है त्रिपुरी में, इस अधिवेशन की सबसे बड़ी विशेषता कि संविधान सभा का प्रथम प्रस्ताव आया था फैजपुर अधिवेशन में। और 1939 का कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन जो मध्य प्रदेश में हुई थी, इसमें संविधान सभा का गठन
से संबंधित दोबारा प्रस्ताव इस अधिवेशन में आया और इस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। यानी कहने का तात्पर्य ये कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो में जिस समय संविधान सभा के गठन से संबंधित प्रस्ताव आया था वो था कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को स्वीकारा गया था, पास नहीं किया गया था। तो संविधान सभा से संबंधित गठन का प्रस्ताव पास किस अधिवेशन में किया गया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन कब? 1939। कहाँ हुआ था? तो एमपी में हुआ था। और इसी अधिवेशन में संविधान सभा के गठन से संबंधित प्रस्ताव को पास कर दिया गया। और संविधान सभा का गठन जो होगा वयस्क मताधिकार पर, यानी कि जो संविधान सभा के मेंबर होंगे उनका चुनाव वयस्क मताधिकार पर होगा। यानी कहने का तात्पर्य कि वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा के सभी सदस्यों का चुनाव होगा और इसी सदस्य के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाएगा और यह संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगा। तो समझ गए कि कौन अधिवेशन था प्रथम जिसमें संविधान सभा से संबंधित प्रथम बार प्रस्ताव आया था? तो कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन कहाँ है? फैजपुर कहाँ में है? तो महाराष्ट्र में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? तो JL नेहरू के द्वारा ये आया। और इस प्रस्ताव को पास किस अधिवेशन में किया गया? तो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, जो त्रिपुरी कहाँ में है? मध्य प्रदेश में है। और इस अधिवेशन की जो अधिवेशन में पहले तो सुभाष चंद्र बोस चुनाए, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण फाइनली इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि इसी अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया था। सुभाष चंद्र बोस दोबारा चुनाए और चुनाने के बाद क्या हुआ? तो उस अधिवेशन में गतिरोध उत्पन्न हो गई, जिसके कारण फाइनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। तो अब देखते हैं कांग्रेस के संबंध में अधिवेशन में किस अधिवेशन में पहली बार? तो फैजपुर अधिवेशन में। ये सिर्फ प्रस्ताव के रूप में आया। और इस संविधान सभा को पास किस अधिवेशन में किया गया? तो वो था कौन सा? त्रिपुरी अधिवेशन में। और इस संविधान सभा का गठन कैसे होगा? तो वयस्क मताधिकार पर होगा और सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार पर होगा और संविधान सभा का गठन होगा और संविधान का निर्माण इन संविधान सभाओं के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से आप देख लिए। और संविधान सभा का से संबंधित प्रथम विचार हेनरी मेन के द्वारा, जो कहाँ के चिंतक थे? इंग्लैंड के, प्रथम विचार दिए थे और उस विचार को व्यवहारिक तौर पर फ्रांस और अमेरिका ने अपनाया। उसके बाद भारत के संदर्भ में हम देखें कि 1895 का स्वराज बिल, इस बिल में प्रथम बार भारत में जो बिल था, इसी बिल में संविधान सभा के गठन के संबंध में विचार बाल गंगाधर तिलक ने दिए। उसके बाद देखिए 1922 में गांधी जी ने क्या कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी। उसके बाद देखिए 1924 में स्वराज पार्टियों ने संविधान सभा के गठन से संबंधित प्रस्ताव को रखा। उसके बाद देखें एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में कि संविधान सभा का गठन से संबंधित प्रथम भारतीय जो थे वो प्रस्ताव रखे थे औपचारिक तौर पर। किस तौर पर? औपचारिक तौर पर। यानी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का गठन से संबंधित प्रथम प्रस्ताव औपचारिक तौर पर किसने रखा? तो एम.एन. रॉय ने। कब रखा? 1934 में। यहाँ तक देख लिए। 1937 का फैजपुर अधिवेशन देखें। कौन सा अधिवेशन? फैजपुर कांग्रेस के जो फैजपुर अधिवेशन में प्रथम बार संविधान सभा का गठन से संबंधित प्रस्ताव आया था और फाइनली इस प्रस्ताव को पारित 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में किया गया। यानी क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा के गठन से संबंधित प्रस्ताव आया था? तो वो था कौन?
फैजपुर अधिवेशन 1937। ये फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब देखिएगा प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया या दोबारा आया था, तो त्रिपुरी अधिवेशन था। कहाँ? 1939 की। यानी कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में संविधान सभा के गठन से संबंधित दोबारा प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और कहा गया कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार पर होगा, मताधिकार पर होगा। यानी वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखते हैं प्रस्ताव, किन किन प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन से संबंधित चर्चा की गई और लाई गई। तो 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 1940 का अगस्त प्रस्ताव, इस प्रस्ताव में अंग्रेजों ने प्रथम बार सिद्धांतिक रूप से स्वीकार किया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन की जाए। यानी कोई प्रस्ताव, पहला प्रस्ताव कौन था? अगस्त प्रस्ताव। कब आया? 1940 में। इस प्रस्ताव में सिद्धांतिक रूप से अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी और यह संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। तो कौन सा प्रस्ताव था? 1940 का अगस्त प्रस्ताव। अब देखते हैं 1942 का क्रिप्स मिशन। 1942 का क्रिप्स मिशन। इस मिशन ने भी संविधान सभा के गठन से संबंधित प्रस्ताव भारतीयों के समक्ष रखे, लेकिन कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यानी पहली बार किस प्रस्ताव में अंग्रेज ने संविधान सभा को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी और वह संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। तो वह प्रस्ताव था 1940 का अगस्त प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव था 1942 का क्रिप्स मिशन। इस मिशन ने भी भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब हम देखते हैं 1940 का अगस्त प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगा और वह संविधान सभा भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेगा। 1942 का क्रिप्स मिशन, जिसमें भी ये चर्चा की गई, प्रस्ताव रखा गया भारतीयों के समक्ष कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। जब ये दोनों प्रस्ताव अस्वीकार हो जाती है, कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन, तो अंत में कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है। इस मिशन को ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार क्लेमेंट एटली ने इस मिशन को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा। यानी अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा का प्रथम चर्चा अंग्रेज ने स्वीकार किया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी, और दूसरा देखें 1942 का क्रिप्स मिशन, जिस मिशन को मुस्लिम लीग
और कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया। तो अंत में कैबिनेट मिशन आती है 24 मार्च 1946 को, और इस मिशन को भेजते कौन है? ब्रिटेन के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। जब यह मिशन भारत पहुंचता है तो ये प्रस्ताव रखता है भारतीयों के समक्ष, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। कब आया? 24 मार्च 1946 और भारतीयों के समक्ष प्रस्ताव रखा संविधान सभा के गठन के संदर्भ में। और यह कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कुछ बातें आप जान लीजिए। ये 3 सदस्यीय मिशन थी, 3 सदस्यीय मिशन थी। कितने सदस्य? 3 सदस्य, 3 सदस्यीय मिशन थी। और इस 3 सदस्यीय मिशन के जो सदस्य थे वो स्टोफर्ड क्रिप्स, जो ब्रिटेन की कैबिनेट में व्यापार मंत्री थे, व्यापार मंत्री। यानी इस मिशन के सदस्य कौन कितने थे? कितने सदस्य? 3 सदस्य, जिनमें एक स्टोफर्ड क्रिप्स थे जो ब्रिटेन के कैबिनेट के मेंबर थे और व्यापार मंत्री थे। दूसरे थे A.B. अलेक्जेंडर। दूसरे थे कौन? A.B. अलेक्जेंडर, जो ब्रिटेन कैबिनेट के नौसेना मंत्री थे। यानी स्टोफिट्स कौन थे? ब्रिटेन के कैबिनेट के व्यापार मंत्री थे। A.B. अलेक्जेंडर कौन थे? ब्रिटेन कैबिनेट के नौसेना मंत्री थे। और पेंथिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे। क्या थे? भारत सचिव। तो क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। 3 सदस्य में व्यापार मंत्री कौन थे? स्टोफर्ड क्रिप्स थे। और नौसेना मंत्री कौन थे? A.B. अलेक्जेंडर थे। और पेंथिक लॉरेंस क्या थे? भारत सचिव थे। यानी ये कैबिनेट मिशन का अर्थ जो है ब्रिटेन की कैबिनेट के ये तीनों के तीनों सदस्य थे। यानी ब्रिटेन में जो कैबिनेट था उसमें जो मंत्रालय थे उस सब उन्हीं में 3 मंत्री 3 मंत्रालय से संबंधित थे। एक थे स्टोफर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंत्री, 2 A.B. अलेक्जेंडर जो नौसेना के अध्यक्ष, पेंथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे। और इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पेंथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पेंथिक लॉरेंस। क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पेंथिक लॉरेंस थे। ये ब्रिटेन कैबिनेट में क्या थे? भारत के सचिव पद पर थे। A.B. अलेक्जेंडर किस पद पर थे? तो नौसेना मंत्री के थे। स्टोफर्ड किस पर थे? तो व्यापार मंत्री पे थे। और तीनों के अध्यक्ष कौन थे? तो पेंथिक लॉरेंस थे। यानी कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पेंथिक लॉरेंस। तो इतना देखें, कैबिनेट मिशन आई 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटेन के लेबर पार्टी की सरकार क्लेमेंट एटली के द्वारा। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य। 3 सदस्य कौन कौन थे? तो स्टोफर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस। और इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पेंथिक लॉरेंस। ये क्या थे? भारत सचिव के पद पर थे। तो आपने देख लिया कि कैबिनेट मिशन का गठन कैसे हुआ। अब वो कैबिनेट मिशन जब भारत पहुंचता है, कैबिनेट मिशन जब भारत पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है? भारत। तो अपना प्रस्ताव किसके समक्ष? भारतीयों के समक्ष। किसके समक्ष रखते हैं? भारतीयों के समक्ष रखते हैं। और इसी प्रस्ताव में उन्होंने संविधान सभा का गठन से संबंधित
प्रस्ताव रखते हैं और इस प्रस्ताव में जो संविधान सभा की संरचना होगी क्या होगी, उनमें इन्होंने बताया, इस प्रस्ताव के माध्यम से भारतीयों के समक्ष रखा कि कुल सदस्य किसका कुल सदस्य, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 389। कितनी, 389। जिनमें इन 389 में जिनमें ब्रिटिश भारतीय जो प्रांत की संख्या थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत की जो संख्या थी वो थी 11 में, जो 389 में ब्रिटिश भारतीय प्रांत के 11 प्रांतों में 296 होंगे मेंबर। किससे, 11 प्रांत से, यानी ब्रिटिश भारतीय 11 प्रांत से 296 सदस्य होंगे। इन 296 में 292 होंगे और प्लस 4 जो होंगे वो कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे, कमिश्नरी क्षेत्र से, यानी 296 ब्रिटिश भारतीय प्रांत से होंगे। ब्रिटिश भारतीय प्रांत से कितने होंगे, 296। 389 में कुल संख्या कितनी होगी संविधान सभा की, 389 सदस्य होंगे, जिनमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत से कितने, 296, और कितने प्रांत से, 11 प्रांत से। और इस 296 में 292 प्लस 4, या अर्थात 292 ही भी हुए और 4 जो हैं उससे कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत से कुल 11 प्रांत से 296 में 292 और 4 किससे, कमिश्नरी क्षेत्र से, और देसी रियासत से 93 होंगे। तो कुल मिलाकर आप देखें तो 389 हो जाता है, यानी 292 ब्रिटिश भारतीय से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 देसी रियासत से। कुल कितना, 4 3 7 2 9 और 9 9 18 4 3 7 2 9 8 3 389, यानी ब्रिटिश भारतीय प्रांत से कितने होंगे, 296 में कितने, 292 प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्र के, 93 देसी रियासत से, तो कुल कितना, 389। तो इस प्रकार हमने देखा 389 सदस्य जो संविधान सभा के लिए चुने जाएंगे, उनमें 11 प्रांतों से 296 में 292 चुने जाएंगे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे, जिनमें तो 296 और 93 देसी रियासत से। इस प्रकार 389 हो जाता है। अब जो है 389 का पूरा लेखा जोखा आपने देख लिया। अब जो है ये जो 11 प्रांत से 292 सदस्य होंगे, वो अप्रत्यक्ष रूप से, किस रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुने जाएंगे। और देसी रियासत से जो 93 सदस्य होंगे उनको मनोनीत की जाएगी वहाँ के राजाओं के द्वारा। तो हमने देखा संविधान सभा का आंशिक रूप से चुनाव हो रहा है, और आंशिक रूप से मनोनीत भी किया जा रहा है, आंशिक रूप से मनोनीत भी की जा रही है। तो चुनाव 292, कितने, 292 सदस्यों का जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से संबंधित है, 4 जो हैं वो कमिश्नरी क्षेत्र से, तो कुल मिलाकर 296। अब 93 का क्या होगा, आंशिक रूप से मनोनीत किया जाएंगे वहाँ के राजाओं के द्वारा, और आंशिक रूप से चुनाव यानी 292 प्लस 4 296 को आंशिक रूप से चुना जाएगा। और किस आधार पर, अप्रत्यक्ष
एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर, और जो मनोनीत होंगे वो देशी रियासत जो 93 हैं उनको देशी राजाओं के द्वारा मनोनीत की जाएगी। तो इस प्रकार संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनको आंशिक रूप से चुना भी जा रहा है और आंशिक रूप से मनोनीत भी की जा रही है। तो आधार क्या बना आंशिक सदस्यों का? तो आंशिक रूप से मनोनीत जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से संबंधित सदस्य हैं 292 + 4 उनको आंशिक रूप से मनोनीत चुनाव किया जा रहा है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, और आंशिक रूप से मनोनीत यानी देशी रियासत से जो 93 सदस्य हैं उनको आंशिक रूप से मनोनीत वहाँ के राजाओं के द्वारा की जा रही है। तो इन्होंने देख लिया किस तरह से 389 सदस्य का चुनाव आंशिक मनोनयन और आंशिक निर्वाचन के द्वारा हो रहा है। अब प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होगा या मनोनयन होगा। तो प्रत्येक 10 लाख पर एक, ये भी कंडीशन रखा कैबिनेट मिशन ने। तो कैबिनेट मिशन ने कुल संविधान सभा के गठन से संबंधित जो प्रस्ताव रखा उनमें कुल सदस्य कितने होंगे? 389। ये 389 में 296 होंगे किससे? ब्रिटिश 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांत से। और इनका चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप में भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। तो देखें कि इसका आंशिक रूप से चुनाव, आंशिक रूप से मनोनयन भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को किया गया और प्रत्येक 10 लाख पर एक उम्मीदवार को रखा गया। तो इस तरह से संविधान सभा का गठन से संबंधित जो प्रस्ताव कैबिनेट मिशन का था उनको आपने देख लिया। क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान सभा का निर्माण हुआ तो किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर। किस प्रकार? अप्रत्यक्ष रूप से। किस पद्धति के द्वारा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। इस प्रकार हमने देख लिया गठन कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का, किसका? संविधान सभा, यानी कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है। और ये चुनाव परिणाम जो आते हैं, ये चुनाव परिणाम 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 8 निर्दलीय और 15 महिला। यानी जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ और चुनाव के पश्चात क्या परिणाम आया? 208 सीट पर कांग्रेस विजय हुई, 73 पर मुस्लिम लीग, 8 निर्दलीय चुनाए और 5 महिला। इस तरह से हमने देखा गठन से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट मिशन का। कितने सदस्य? 389। उसका विवरण आपने देख लिया और उसके आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है। संविधान सभा का चुनाव कब होता है? जुलाई 1946 में। और परिणाम क्या आते हैं? 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 8 निर्दलीय, 15 महिलाएं। तो आपने देखा क्या चुनाव परिणाम आया। यानी संविधान सभा के लिए कुल कितने महिलाएं चुनाए? 15। निर्दलीय कितने थे? 8। मुस्लिम लीग कितने पर विजय हुई? 73। और कांग्रेस 208 पर। संविधान सभा का जो गठन हुआ था, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर। किस प्रक्रिया के आधार पर? लोकतांत्रिक। यानी सभी वर्गों को इसमें स्थान दी गई थी। यानी संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया। कैबिनेट मिशन ने बोल दिया कि जो संविधान सभा का यहाँ गठन होगा उस गठन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। यानी सभी वर्गों को इसमें स्थान दिया जाएगा।
जैसे इसमें एंग्लो इंडियन को भी स्थान दिया गया, एंग्लो इंडियन, किसका? एंग्लो इंडियन को भी इसमें स्थान दिया गया। और संविधान सभा के लिए मात्र एक एंग्लो इंडियन थे, फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथनी। यानी संविधान सभा के लिए जो एक एंग्लो इंडियन चुनाए गए थे वो कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। उसके बाद पारसी से जो थे वो HP मोदी थे, HP मोदी थे। पारसी समुदाय से कौन थे? पारसी समुदाय से कौन थे? HP मोदी। एंग्लो इंडियन कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन आता है, क्या गांधी जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे? अध्यक्ष नहीं, सदस्य थे? तो नहीं, यानी गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और SC के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो उम्मीदवार थे वो थे BR अम्बेडकर। यानी अनुसूचित जाति से कौन थे? BR अम्बेडकर, जो पूर्वी बंगाल से चुनाए, लेकिन भारत का विभाजन होने के कारण यह क्षेत्र पाकिस्तान चला गया, तो पुणे संसदीय सीट से ये जीते थे। और सभी वर्गों का इसमें स्थान दिया गया, किसमें? संविधान सभा में। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर इसका गठन हुआ। एंग्लो इंडियन को भी नहीं छोड़ा गया, एक सदस्य फ्रैंक एंथनी को संविधान सभा के लिए चुना गया और BR अम्बेडकर। उसके बाद आप देख रहे हैं पारसी से HP मोदी आए। 15 महिला को भी स्थान दिया गया। कितना? 15 महिला को भी संविधान सभा में सदस्य के रूप में चुने गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर, यानी सभी वर्गों को इसमें स्थान दी गई। जैसे एंग्लो इंडियन को भी स्थान दिया गया, फ्रैंक एंथोनी चुने गए संविधान सभा के लिए। पारसी के लिए HP मोदी को स्थान दिया गया, वो भी चुने गए। BR अम्बेडकर जो अनुसूचित जाति से थे वो भी बंगाल से चुनाए, लेकिन भारत का विभाजन होने के कारण यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, तो दोबारा इन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुणे संसदीय सीट से निर्वाचित हुए। तो क्वेश्चन आता है कि BR अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में दूसरी बार कहाँ से आए थे? तो पुणे संसदीय सीटों से आए थे। और पहली बार बंगाल से। महिला को भी 15 स्थान दिया गया संविधान सभा में। इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान सभा का गठन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर किया गया। अगर हम देखें कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, संविधान सभा के सदस्य को देख लिए कितने थे कुल, कहाँ से थे, क्या थे। उसके बाद देखा चुनाव जुलाई 1946 में क्या परिणाम आया। अब एक चीज़ है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिनियम, राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में बना। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बनाया? 1947। कब बना? 1947 में। और इस अधिनियम के तहत संविधान सभा में 3 चेंज किए गए। पहला चेंजिंग जो किया गया, संविधान सभा को संप्रभु बनाया गया। संप्रभु बनाया गया, यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत संविधान सभा में 3 चेंजिंग। पहला चेंजिंग, संविधान सभा को संप्रभु बनाया गया, यानी संविधान सभा को निर्णय लेने में किसी भी तरह का दबाव नहीं, आत्मनिर्भर बनाया गया, स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सकती है। किस अधिनियम के द्वारा? 1947। दूसरा चेंजिंग कि संविधान सभा के सीटों की संख्या 299 निर्धारित की गई। कितने सीट? 299। तो पहला चेंजिंग, संविधान सभा को संप्रभु बनाया गया। दूसरा चेंजिंग, संविधान सभा में जो सीटों की संख्या कितनी निर्धारित? 299। बचे शेष पाकिस्तान विभाजन होने के कारण चला गया, तो 299 सीट पर ही रहे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर कितने सदस्य बचे? 299। वही 299 सदस्य आज़ादी के बाद से भारत के लिए संविधान निर्माण करना आरंभ किए। कितने सदस्य? 299। तीसरा चेंजिंग जो किया गया कि संविधान सभा को, किसको? संविधान सभा को विधि बनाने का भी अधिकार दिया गया। विधि
बनाने का भी अधिकार, यानी संविधान सभा को तीसरा चेंजिंग क्या किया गया, विधि बनाने का अधिकार भी दिया गया कि अब संविधान सभा विधि भी बनाएगी। तो 3 चेंजिंग आपने देखा, संविधान सभा को संप्रभु बनाया गया, दूसरा संविधान सभा के सीटों की संख्या 299 निर्धारित की गई, यही 299 हमारे संविधान को बनाए हैं सदस्य मिलकर, और संविधान सभा को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। अब जब संविधान सभा विधि बनाती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। मावलंकर, जब संविधान सभा विधि बनाती थी तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, जीवी मावलंकर। जब संविधान सभा संविधान का निर्माण करती थी तब इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत संविधान सभा में कुछ बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया, संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बनाया गया, यानी निर्णय लेने में स्वतंत्रता, आत्मनिर्भर बनाया गया। दूसरा क्या, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 निर्धारित की गई, यही 299 सदस्य संविधान के निर्माण किए। और तीसरा, संविधान सभा को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। जब संविधान सभा विधि बनाती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर के द्वारा, जब संविधान सभा संविधान को निर्माण करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत संविधान सभा में 3 चेंजिंग, संविधान सभा को संप्रभु निकाय बनाई गई, यानी निर्णय लेने में स्वतंत्र, किसी भी तरह का दबाव नहीं, आत्मनिर्भर बनाया गया। और कितने सीट निर्धारित किए गए, 299 सीट निर्धारित किए गए संविधान सभा के लिए। और उसके बाद तीसरा चेंजिंग जो किया गया, कौन सा चेंजिंग, तीसरा चेंजिंग वो था संविधान सभा को विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार, यानी संविधान सभा को लॉ मेकिंग बॉडी भी बनाया गया। किस अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस प्रकार हमने देखा राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 3 चेंजिंग। पहला, संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बनाया गया। दूसरा चेंजिंग, 299 सीटें निर्धारित की गई। और तीसरा, संविधान सभा को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। जब यह संविधान सभा विधि बनाती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर के द्वारा किया जाता था। और जब यह संविधान का निर्माण करती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता था। तो हमने देखा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 3 चेंजिंग, संविधान सभा को संप्रभु निकाय बनाया गया। दूसरा, 200 सीट निर्धारित की गई। और तीसरा, संविधान सभा को विधि बनाने का अधिकार, यानी लॉ मेकिंग बॉडी भी बनाया गया। तो संविधान सभा जब विधि बनाती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर के द्वारा, जब संविधान सभा संविधान का निर्माण करती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी। और देखो अब ठीक आ रहा है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 3 चेंजिंग को आपने देख लिया। अब देखते हैं, अब देखना है 3 डेट आपको याद रखना है। पहला 9 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर और तीसरा 13 दिसंबर, यानी 3 लगातार याद रखना है। 9 दिसंबर संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। कब, 1946। कब हुई, 9 दिसंबर 1946। इस बैठक में मुस्लिम लीग भाग नहीं लिए थे। 211 सदस्य ही इसमें भाग लिए थे। यानी प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की, और इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। कितने सदस्यों ने भाग लिया, 211। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे। इस
प्रथम बैठक की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। तो प्रथम बैठक में समझ गए। 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने और 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। कौन प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। कब? 13 दिसंबर 1946। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। यानी उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, जिसमें 211 सदस्य ही भाग लिए। मुस्लिम लीग बहिष्कार किया। डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के साथ ही संविधान सभा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दिया। यानी क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा ने संविधान बनाने की प्रक्रिया कब आरंभ की? तो डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947। क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जे.एन. नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के साथ ही संविधान सभा ने संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया का आरंभ कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो फिर हम इसी से रिलेटेड डालेंगे। थैंक यू।